नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। आशा है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और परीक्षाओं की तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कोड जो कवर करेंगे वो है BPSE 145। हालांकि BPSE 145 के एक एक चैप्टर को हमने लाइन टू लाइन कवर किया है और आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक चैप्टर को अच्छे से देख सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये सब्जेक्ट कोड नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड है और सारे के सारे जो क्वेश्चन भी होंगे वो नॉर्थ ईस्ट से ही रिलेटेड होंगे। जहां हमारा पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और निर्जातीय संरचना की व्याख्या कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है और इसके आने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट भारत में, पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक व्यवस्था कैसी है, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है और निर्जातीय व्यवस्था कैसी है। तो जब भी आप पूर्वोत्तर भारत की बात करोगे तो यहाँ पर जो राज्य आते हैं पहले वो समझ लो। यहाँ पर जो राज्य आते हैं वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट आते हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें सिक्किम का भी अध्ययन किया जाता है। अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूँ तो इंडियन मैप में जब आप देखोगे तो इंडियन मैप में आपको जो ये वाली डायरेक्शन है, इस वाली डायरेक्शन में ये सारे के सारे राज्य दिखाई देंगे। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, जो ये वाला एरिया है ये भारत का पूर्वोत्तर भारत कहलाता है। इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो इस क्षेत्र की अपना अलग कल्चर है, अपनी अलग डाइवर्सिटी है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग टाइप के जो समूह हैं यहाँ पर रहते हैं। इसी वजह से यहाँ की जो संस्कृति है, सामाजिक व्यवस्था है, वो भारतीय क्षेत्र से थोड़ी सी अलग पड़ती है। तो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया अगर आप देखोगे तो हिमालय की वादियों में है, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया पर्वतीय है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनकी अपनी अलग सांस्कृतिक विविधता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की यहाँ भाषाएं चलती हैं और अलग अलग निर्जातीय समूह हैं। पूर्वोत्तर भारत की अगर मैं निर्जातीय संरचना की बात करूं सबसे पहले तो ये बहुत जटिल है। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं। जैसे कि आपने नागा जनजाति के बारे में सुना होगा, मिजो जनजाति के बारे में सुना होगा, मेघालय में गारो खासी जनजातियों के बारे में सुना होगा, असम में बोडो जनजाति के बारे में सुना होगा। इसी प्रकार से अरुणाचल में मिशिंग जनजाति और अपातानी जनजातियों के बारे में सुना होगा। इसके अलावा मोनपा जनजाति, लेपचा जनजातियाँ भी प्रमुख हैं। तो पूर्वोत्तर भारत की जब आप निर्जातीय संरचना की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं, जैसे नागा, मिजो, गारो, खासी, बोडो, मिशिंग, आपातानी आदि, मोनपा, लेपचा, ये सब जनजातियों के नाम हैं। हर जनजाति की अपनी एक विशेष भाषा है, अपनी विशेष संस्कृति है, विशेष रीति रिवाज है और अपने अपने क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी है, सामाजिक संगठन भी हैं। ज़्यादातर जो जनजातियाँ हैं वो तिब्बती बर्मी, ऑस्ट्रो एशियाटिक और इंडो आर्यन भाषा परिवार से क्या हैं, संबंधित है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं भी क्या हैं, बोली जाती हैं। तो जब पूर्वोत्तर भारत के आप निर्जातीय संरचना की बात करोगे तो क्या बताओगे कि भाई पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं। इसमें नागा, मिजो, खासी, गारो, बोडो, मिशिंग, आपातानी ऐसी बहुत सारी जनजातियाँ जो है प्रमुख हैं। हर जनजाति की अपनी विशेष कल्चर है, अपनी विशेष भाषा है, विशेष रीति रिवाज हैं। अधिकांश जो जनजातियाँ वो तिब्बती बर्मी, ऑस्ट्रो एशियाटिक और इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित हैं। ये तो बात हो गई यहाँ की निर्जातीय संरचना की। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सामाजिक संरचना की। तो जब आप पूर्वोत्तर भारत की सामाजिक संरचना को समझना चाहोगे तो यहाँ का जो समाज है, यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ का जो जीवन है, यहाँ की जो संस्थाएं हैं, ये बहुत सारी परंपराओं में विश्वास करती हैं। कुछ जनजातियाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था से चलती हैं, यानी कि यहाँ पर जो है महिलाओं को विशेष दर्जा दिया गया है। यहाँ पर जो वंश है, परंपरा है, वो महिलाओं के नाम से चलती है। जबकि कुछ जनजातियाँ जो हैं वो पितृसत्तात्मक हैं, जहाँ पर पिता का वंश मान्य रखता है, ठीक है। पिता के आधार पर ही परिवार चलता है, परिवार का मुखिया भी पिता होता है। तो देखो, पितृवंशिकता एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें माता को ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता है। तो उत्तर पूर्व की जो खासी जनजाति है, गारो जनजाति, यहाँ पर मातृवंशिकता चलती है। तो अगर आप उत्तर पूर्व का समाज देखोगे, उत्तर पूर्व की सामाजिक संरचना देखोगे, सामाजिक बनावट देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं। यहाँ पर जो क्या है, कम्युनिटी बेस्ड लाइफ चलती है, बहुत सारी परंपराएँ हैं, जितने भी डिसीजन हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। कुछ समाजों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है। अब मैं कल्चर की बात करूं तो पूर्वोत्तर भारत का कल्चर जो है बहुत समृद्ध है। यहाँ बहुत सारे लोक नृत्य फेमस हैं, लोकगीत फेमस हैं, हस्तशिल्प कलाएं फेमस हैं,
पारंपरिक परिधान और त्यौहार बहुत फेमस है। फॉर एग्जांपल असम का जो बिहू त्यौहार है बहुत फेमस है। नागालैंड में जो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है बहुत फेमस है। मिजोरम में चपचारकुट और मेघालय में वांगला उत्सव यहाँ के कल्चर को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के ज़्यादातर जो त्यौहार हैं वो प्रकृति से रिलेटेड है, यानी कि नेचर से रिलेटेड है और कृषि जीवन से गहरी तरीके से जुड़े हुए हैं। धर्म की बात करोगे तो यहाँ पर हिंदू, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम और बहुत सारे धर्म के अनुयायी रहते हैं। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ईसाई धर्म का व्यापक प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्रिश्चियनिटी फैली थी, जबकि असम और त्रिपुरा में हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या जो है ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म की आस्थाएं प्रचलित हैं। हालांकि इस क्षेत्र में विविधता है, लेकिन कभी कभी इसी विविधताओं की वजह से यहाँ पर संघर्ष भी होते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी संघर्ष हैं वो सुपीरियरिटी को लेकर होते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट में हर एक बंदा ये सोचता है कि उसका कल्चर सबसे अच्छा है और बाकी लोगों को इसे अडॉप्ट करना चाहिए, तो इस वजह से कई बार यहाँ लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और निर्जातीय व्यवस्था पर टिप्पणी करूं, तो मैं आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान को संविधान सभा बना रही थी, तो संविधान सभा में पूर्वोत्तर भारत के प्रतिनिधित्व पर क्या चर्चा की गई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो संविधान सभा में पूर्वोत्तर भारत के प्रतिनिधित्व पर क्या चर्चा की गई, क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और इसका यह काम था कि ये देश के लिए संविधान का निर्माण करें। संविधान सभा में देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग रियासतों से प्रतिनिधि आए थे और पूर्वोत्तर भारत से भी कुछ लोग आए थे जो पूर्वोत्तर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे में संविधान सभा में जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो कम थी, लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के हितों पर ध्यान दिया गया, पूर्वोत्तर के क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया और बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार से किए गए ताकि पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है ये भी भारतीय राजनीति का हिस्सा बना रहे। अगर हम बात करें 1946 के पूर्वोत्तर की, तो उस समय पूर्वोत्तर का ज़्यादातर जो भाग था वो असम प्रांत के अंतर्गत आता था। संविधान सभा में असम से कई प्रतिनिधि चुने गए, जिनमें सबसे प्रमुख जो नाम था वो था गोपीनाथ बोरोदोलोई का, जिन्होंने अलग से नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष प्रावधानों की मांग करी। इन्होंने कहा भाई जो पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ की जो संस्कृति है वो विशेष रूप से अलग है, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र रहते हैं और इनके लिए अधिकार होने ही चाहिए। तो बोरोदोलोई संविधान सभा की पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो अगर मैं बात करूं संविधान सभा की, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ है, 1946 में हुआ है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिनिधि शामिल हो रहे थे, देशी रियासतों से भी प्रतिनिधि शामिल हो रहे थे, क्योंकि संविधान सभा इस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण करना चाहती थी जिसमें देश के प्रत्येक हिस्से के लोग हों और जब संविधान बनकर तैयार हो तो सभी लोगों की मान्यता उसमें हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भाई नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों से भी बहुत सारे प्रतिनिधियों को रखा गया था और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों के अधिकारों की बात संविधान सभा में की गई थी। तो इस उपसमिति का जो उद्देश्य था वो जनजातीय समुदाय के सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक संस्थाओं और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों की सिफारिश करना था। यानी कि बोरोदोलोई जो समिति बनी थी, इन्होंने संविधान सभा में ये आवाज़ उठाई कि जितने भी जनजातीय समूह हैं इनकी सामाजिक पहचान सुरक्षित होनी चाहिए, सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित होनी चाहिए, इनकी जो संस्थाएं हैं वो सुरक्षित रहनी चाहिए, इनके जो भूमि के अधिकार हैं उसकी रक्षा होनी चाहिए, बाहरी लोग यहाँ पर ना बसें, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय संविधान सभा ने संविधान में 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम के जितने भी जनजातीय क्षेत्र थे यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषदों की व्यवस्था प्रदान करी ताकि ये लोग अपने प्रशासन, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं की रक्षा कर सकें। संविधान सभा में पूर्वोत्तर भारत के अन्य प्रतिनिधि जैसे रोहिणी कुमार चौधरी, निकोलस राय और कुलाधर चालिया ने भी क्षेत्र की समस्याओं और आकांक्षाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। यानी कि संविधान सभा में पूर्वोत्तर भारत के और भी प्रतिनिधि थे, जैसे रोहिणी कुमार चौधरी थे, निकोलस रॉय थे, कुलाधर चालिया, इन लोगों ने भी नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को उठाया संविधान सभा में। जैसे कि निकोलस रॉय ने कहा कि जनजातीय स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए, स्थानीय शासन बना रहना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट की जो संस्कृति है उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए, और इसीलिए संविधान सभा में 6ठी अनुसूची का निर्माण किया गया जो कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। पूर्वोत्तर भारत के प्रतिनिधियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि भारतीय संविधान में नॉर्थ ईस्ट के अधिकारों, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी भूमि की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, और इसके लिए किए भी गए हैं प्रावधान। निष्कर्ष ये निकलता है कि संविधान सभा में पूर्वोत्तर भारत का जो प्रतिनिधित्व था ये सीमित तो था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। गोपीनाथ बोरोदोलोई, निकोलस राय और अन्य नेताओं ने पूर्वोत्तर भारत की अपनी पहचान और जनजातीय हितों को बढ़ावा देने की बात करी, और इसी की वजह से संविधान में 5वीं अनुसूची जो है, 6ठी अनुसूची जो है, ये इसी का परिणाम है कि ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कर देंगे, इससे रिलेटेड आप चैप्टर भी पढ़ सकते हो जिसमें और भी अच्छे तरीके से इसे समझाया गया है।
अगला क्वेश्चन है जिला परिषद की विशेषताओं और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जिला परिषद की विशेषताओं और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपने सुना होगा। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे सर्वोच्च इकाई है जिला परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 भागों में बटी है, ग्राम सभा, मंडल और जिला। तो जिला स्तर की जो व्यवस्था है वो सबसे सर्वोच्च इकाई है जो जिला स्तर पर ग्रामीण शासन का कार्य करती है। 73वां संशोधन जो संविधान का है वो इससे ही रिलेटेड था। जिला परिषद की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि पहली बात तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जिले स्तर की संस्था है। ये पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करती है और पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई होती है। जिला परिषद के जितने भी मेंबर होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। SC, ST और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिला परिषद जो संस्थाएं हैं ये लोकल लेवल पर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं बनाती हैं। जिला परिषद को कर, शुल्क और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान होते हैं, जिसकी वजह से इसके वित्तीय संसाधन जो है वो आगे काम करते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में और मंडल के बीच में तालमेल स्थापित करने का भी ये प्रयास करती है। जिला परिषद के कार्य हैं विकास संबंधी कार्य कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल, पेयजल और विद्युत जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास करे, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाए और गांव में रोजगार की योजनाओं को बढ़ावा दें। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों की सहायता करें, किसानों को जागरूक करें, सिंचाई सुविधाओं का विकास हो, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, विद्यालय के रखरखाव के लिए काम करती है। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के संचालन में भी ये सहयोग देती है। गांव में जो टीकाकरण अभियान होते हैं, बीमारियों के प्रति जागरूकता अभियान होते हैं, उसमें भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और जो दिव्यांगजन हैं इनके कल्याण के लिए भी योजनाएं चलाती है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक न्याय पहुंचे, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। जिला परिषद का बजट भी ये तैयार करती है, पंचायत समितियों के कार्यों का निरीक्षण भी करती है। कुल मिलाकर यह है कि जिला परिषद ग्रामीण प्रशासन और विकास की एक महत्वपूर्ण संस्था है। ये स्थानीय जनता की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाती है और उन्हें लागू करने का प्रयास करती है। आज लोकतंत्र को मजबूत करने में जिला परिषद का एक महत्वपूर्ण रोल है। क्वेश्चन नंबर 4 भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार के पेपर में कि पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति का वर्णन कीजिए। तो हमने इतना तो पढ़ लिया भाई, पूर्वोत्तर भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 7 राज्य और फिर सिक्किम को लेकर 8 राज्य आते हैं। हर क्षेत्र में अपनी एक सामाजिक विशेषता है, सांस्कृतिक विशेषता है, भाषाई विशेषता है और निर्जातीय विशेषता है। यहाँ पर बहुत सारी जनजाति रहती है, बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं और लगभग सभी धर्मों के लोग भी यहाँ निवास करते हैं। तो ऐसे में पूर्वोत्तर भारत में जो राजनीति चलती है वो पहचान की राजनीति चलती है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े और संघर्ष भी रहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति का मुख्य आधार जो है वहाँ की निर्जातीय पहचान है। वहाँ पर बहुत सारे प्रकार की जनजातियाँ रहती है, जैसे नागा, मिजो, बोडो, खासी, गारो, त्रिपुरी, कुकी। तो इस प्रकार इन सबकी संस्कृति अलग है, भाषाएं अलग है, परंपराएं अलग हैं और ये सब चाहते हैं, इनकी आशंका है कि बाहरी लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में आकर बसने लग जाएंगे तो इनकी जो भाषा की पहचान, इनकी संस्कृति है, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर पहचान की राजनीति हुई, ये लोग विरोध करते हैं कि बाहरी लोग आकर बसने नहीं चाहिए। और बाहरी लोगों का मतलब ये है इनके लिए कि नॉर्थ ईस्ट से बाहर के लोग आकर, यानी कि इंडिया से भी दूसरे क्षेत्र के लोग आकर ना बसें। इसके अलावा बांग्लादेशी यहाँ पर आकर बस रहे हैं, वो भी ना बसें। तो यहाँ पर पहचान की राजनीति का मुद्दा बड़ा खतरनाक चलता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ये मानना है कि बाहरी लोग आकर यहाँ पर बसते गए तो इनके रोजगार भी हड़प लेंगे, इनकी संस्कृति भी इनसे छीन लेंगे, इनको इनके क्षेत्र से बेगाना होना पड़ेगा, इनको इनकी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ेगा, इनके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनसे छीन ले जाएंगे। ऐसा इनके मन में डर रहता है। पहचान की राजनीति का कारण यह है आत्मनिर्णय, क्योंकि ये लोग चाहते हैं ये अपने निर्णय खुद लें। यहाँ पर असम आंदोलन भी हो चुका है, नागा आंदोलन भी हो चुका है, बोडो आंदोलन भी हो चुका है। बोडो आंदोलन तो ये कह रहा है कि भैया हमें अलग क्षेत्र चाहिए, बोडोलैंड। मिजोरम आंदोलन हुआ था, इसकी वजह से मिजोरम अलग क्षेत्र बन पाया। भाषाई पहचान भी पूर्वोत्तर भारत की राजनीति की महत्वपूर्ण आधार रही है। अलग अलग भाषाओं को लेकर यहाँ पर संघर्ष होते रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पूर्वोत्तर की जो जनजातियाँ हैं वो अपनी पहचान के आधार पर यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रही हैं और उनकी पहचान सुरक्षित रहे, इसीलिए ये क्षेत्र कई बार अशांत भी रहता है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है प्रवासन, कि बड़ी मात्रा में दूसरे क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं। खासतौर में असम में बाहरी लोग आकर बसे हैं और यहाँ पर लंबे समय तक इसको लेकर आंदोलन भी हुए हैं, जिसमें हजारों लोग मारे भी गए हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है और क्षेत्र अशांत भी रहा है, जैसे कि इस समय भी मणिपुर में दंगे चल रहे हैं। तो पहचान की राजनीति के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं लोग संगठित हो रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, संस्कृति के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए और जागरूक हो रहे हैं। निगेटिव ये है कि संघर्ष बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है और क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। निष्कर्ष ये निकलता है कि पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति
इसलिए है क्योंकि वहाँ पर विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी जनजातियाँ हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृति हैं। भूमि के अधिकार और राजनीतिक अधिकारों को लेकर झगड़े हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, और इस पहचान की राजनीति की वजह से ये क्षेत्र हमेशा क्या रहता है, अशांत रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आज का कि पूर्वोत्तर भारत में छात्र आंदोलन और दलीय राजनीति के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, पूर्वोत्तर भारत की अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो समय समय पर यहाँ पर छात्र आंदोलन होते रहे हैं, जिन्होंने यहाँ के समाज को प्रभावित किया है, संस्कृति को प्रभावित किया और राजनीतिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में जो छात्र आंदोलन है वो सिर्फ शिक्षा के मुद्दों को लेकर ही आंदोलन नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने इस क्षेत्र की पहचान, इस क्षेत्र की संस्कृति, इस क्षेत्र की भाषा, इस क्षेत्र की नागरिकता, इस क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारों को लेकर भी आवाज़ उठाई है। इसी वजह से जब जब छात्र आंदोलन हुआ है तो वहाँ से एक पॉलिटिकल पार्टी भी उपजी है, जैसे असम छात्र आंदोलन से एक पार्टी आई थी। तो इससे पता चलता है कि छात्र आंदोलन और जो यहाँ की पार्टी पॉलिटिक्स है इसके बीच में एक गहरा संबंध है। तो पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारे जो है छात्र संगठन सक्रिय रहे हैं, और इसमें से सबसे बड़ा जो संगठन है वो आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इस संगठन ने 1979 से लेकर 1985 तक असम आंदोलन को बढ़ावा दिया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि जितने भी अवैध प्रवासी असम में आकर रह रहे हैं इन सब की पहचान की जाए और इन्हें यहाँ से हटाया जाए, ताकि असम के लोगों के कल्चर को बचाया जा सके, असम के लोगों की भाषा को बचाया जा सके और असम के लोगों को असम के लोगों में ही, असम के क्षेत्रों में ही रोजगार मिल सके। इस आंदोलन ने राज्य की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया था। छात्र आंदोलन और दलीय राजनीति के बीच संबंध जो है ये असम आंदोलन में देखने को मिलता है। आंदोलन के बाद कई छात्रों ने मिलकर राजनीतिक दल का निर्माण भी किया। 1985 में आंदोलन के नेताओं ने असम गण परिषद की स्थापना करी और आगे चलकर ये पार्टी चुनाव में जीत भी गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि छात्र आंदोलन कई बार राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं और फिर वहाँ की सत्ता में आ जाते हैं। इसी प्रकार नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में भी छात्र संगठनों ने कई मुद्दों पर आंदोलन किए हैं, और वो आंदोलन जब सफल नहीं हुआ तो इन लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली और फिर राजनीतिक सत्ता के तावे पर अपनी रोटियां सेकी। मुद्दे अभी के अभी वो ही बने हुए हैं जो पहले थे, मुद्दे सॉल्व नहीं हुए, लेकिन आंदोलन खत्म हुआ और एक पार्टी बन गई। हालांकि छात्र संगठन स्वयं को गैर दलीय संगठन बताते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में इन छात्रों का, इन युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है। छात्र आंदोलन और दलीय राजनीति के इस संबंध में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं। पॉजिटिव प्रभाव ये पड़े हैं कि लोगों की भागीदारी बढ़ी है, युवा जो है राजनीति के प्रति आकर्षित हुए हैं। यहाँ की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं समाज में अपने अधिकारों को जागरूक करने के ऊपर है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दिखाने के लिए भी है। निगेटिव ये रहा है कि कई बार संघर्ष रहे हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। तो पूर्वोत्तर भारत में छात्र आंदोलन और दलीय राजनीति एक दूसरे गहराई से जुड़ी हुई है। छात्र आंदोलनों ने क्षेत्रीय पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण, राजनीतिक अधिकारों के प्रश्न को प्रमुखता से उठाया है, और दलीय राजनीति ने इन चीज़ों को आगे बढ़ाकर यहाँ के लोगों को और ज़्यादा अपनी पहचान की राजनीति करने के लिए उकसाया है। तो राजनीति अगर भले के लिए हो तो ये ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन अगर अपने स्वार्थ के लिए तो थोड़ी दिक्कत करती है। तो अब तक हम 5 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो 5 क्वेश्चन है इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन हैं।